नमस्कार बच्चों, students. In the last class we started an important concept कि इंटरप्रिटेशन करने के लिए हम हेल्प ले रहे हैं और कहाँ से ले रहे हैं, खुद एक्ट के अंदर से ही। इसे कहते हैं हम इंटरनल एड्स। कहीं बाहर से कोई हेल्प नहीं ले रहे हैं। नेचुरल हेल्प क्यों ले रहे हैं? क्योंकि एम्बिग्विटी है। बस जो हेल्प ले रहे हैं एक्ट में से ले रहे हैं, लेकिन वो मेन पार्ट ऑफ सेक्शन कह लीजिए, एज सच नहीं है। हमने 3 ये इंटरनल एड पढ़े थे और एक कोड की के साथ करने की कोशिश करी, सच्चा प्यार मेरा। ऐसे स्केड्यूल हमने कहा ये अटैचमेंट के रूप में एक्ट के एंड में दिए होते हैं, डिटेल होती है इसके अंदर प्रोविजन की, इसलिए प्रोविजन और इसको साथ लेके चलें। लेकिन अगर इनकंसिस्टेंसी है तो हमेशा सेक्शन की चलेगी। हमने यहां जिक्र किया कंपनीज एक्ट में 7 स्केड्यूल हैं। पहला मेमोरेंडम पे और एक 5वां शायद मैंने आपको बताया हो मैनेजरियल रेमुनरेशन पे, चाहे यहां एक लिखा हुआ। देन हमने कहा प्रियम्बल, प्रीफेस है, फिलॉसफी है, रीजन है, लॉजिक है, हिस्ट्री है, बैकग्राउंड है, सब कुछ कह लीजिए। नेचुरल है, एक्ट के शुरू होने से पहले है। तो मैंने आपको शो भी किया था प्रियम्बल कंपनीज एक्ट का। तो यहां पे समस्या ये है, क्या प्रियम्बल से बहुत ज्यादा हेल्प मिल पाएगी? लगता तो नहीं है, बट फिर भी हमने कहा जहां तक देश के कॉन्स्टिट्यूशन का सवाल है उसके प्रियम्बल की बहुत ज्यादा रेलिवेंस है। बेस्ट हमने एग्जाम्पल लिया हिंदू मैरिज एक्ट के सेक्शन नंबर 5 के ऊपर, जहां हमने बच्चों जिक्र किया कि भाई कि उस सेक्शन 5 कहता है कि शादी मे बी सोलमनाइज्ड, मे बी वर्ड था कि शादी कर सकते हैं क्रिश्चियन एंड हिंदू। लेकिन केस हुआ गुल्ली पौली सौरिया राज वर्सेस बंद रूपावानी का, जहां क्लियरली लिखा था अमंग हिंदूज। तो बात खत्म हो गई, ये शादी वैलिड नहीं है। एम से था जी मेरा, हमने यहां कहा मार्जिनल नोट, जिसका मतलब होता है सेक्शन का हेडिंग। तो यहां पे बहुत डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है कि इतना कुछ है ही नहीं तो हेल्प कहां से होगी। तो हमने केस किया है कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स वर्सेस अहमद भाई उमर भाई, जहां कहा गया ज्यादा हेल्प नहीं मिल पाएगी। लेकिन एक केस और था बंगाल इम्यूनिटी कंपनी लिमिटेड वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार, जहां कहा गया जहां तक सवाल देश के कॉन्स्टिट्यूशन का है तो कॉन्स्टिट्यूशन में मार्जिनल नोट्स का आप अच्छा इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे हमने यहाँ इस केस में बात हुई आर्टिकल 286 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन की, जो कि एक रिस्ट्रिक्शन इंपोज करता है ऑन परचेज एंड सेल ऑफ गुड्स। तो कहता है भाई उसके मार्जिनल नोट हेडिंग से क्लू मिलता है मीनिंग एंड पर्पस को। तो बच्चों हम आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ेंगे तो कोड की नहीं भी आएगी। तो सच्चा प्यार मेरा क्या हो गया? मर गया बेटे। सच्चा प्यार मेरा मर गया। कैसे मरा बेटे? इंग्लिश में। सर इंग्लिश में देखो ना, इंग्लिश में मरने को क्या कहते हैं? डाई। क्लियर? तो इस तरह से हमारे 3 पॉइंट ये निकल के आने वाले हैं। लेट्स स्टार्ट विथ सो पॉइंट नंबर 4 डी से। दिस इज वन ऑफ द वेरी क्रूशियल पॉइंट्स। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो पॉइंट है भाई डी से, डेफिनेशंस। देखिए बच्चों, जैसे हमने नेगोशिएबल एक्ट पढ़ा तो उसकी डेफिनेशन थी सेक्शन 13 में, बैंकर पढ़ा सेक्शन 3 में, लेकिन मेन जो डेफिनेशन के लिए था इंटरप्रिटेशन क्लॉज सेक्शन 2, वो रिपील हो गया। अब आप एक बड़ी चीज सीखने जा रहे हो, वो चीज क्या है? पहले तो हम बेसिक समझते हैं डेफिनेशन होती क्या है। तो मैंने आपको पहले ही बताया था ये स्पेशल टर्म्स होती हैं used in the act, तो दे आर स्पेशल टर्म्स है जो किसी एक्ट में इस्तेमाल हो रही हैं। गिवन एट, और ये टर्म्स बताई जाती हैं एट बिगिनिंग ऑफ एक्ट। तो एक्ट के शुरू में ही ये स्पेशल टर्म्स का जिक्र होगा। बचा क्या है? बहुत ही सिंपल, आप एक नया एक्ट पढ़ रहे हो, नई टर्म्स हैं, तो पहले उन टर्म्स का मीनिंग तो बता दो, बाकी बाद में देखेंगे।
तो गिवन एट बिगिनिंग ऑफ एक्ट, तो यहाँ नॉलेज की बात मैं बताऊं, जनरली आप देखोगे हर एक एक्ट में जनरली एट सेक्शन 2, तो शुरू में दिए होते हैं। तो वाई सेक्शन 2, वाई नॉट 1? क्योंकि सेक्शन 1 में तो आप जानते हो 3 चीजें पहले होती हैं, शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंट एंड कमेंसमेंट। तो जनरली एट सेक्शन 2 होते हैं, लेकिन आपने देखा हमने डॉक्यूमेंट की बच्चों डेफिनेशन पढ़ी थी, वो कोड की मिस एंड मिस्टर वाली, मैटर, सब्सटेंस, मीन्स टू रिकॉर्ड दैट मैटर। तो हमने जनरल क्लॉजेस एक्ट में सेक्शन कौन सा कोड किया था? 3 सबसेक्शन 18 और इंडियन एविडेंस एक्ट का सेक्शन 3। तो ये भी ध्यान रखिए, जीसीए एक्ट में डेफिनेशंस अंडर सेक्शन 3 है। तो नॉर्मली अगर हम गए 95% एक्ट्स में सेक्शन 2 में ही आपको डेफिनेशन मिलती है एट द बिगिनिंग ऑफ एक्ट। तो भाई उसका लॉजिक क्या है, भाई उसका पर्पस क्या है? टू अवॉइड रेपिटेशन। भाई डेफिनेशन का मतलब है स्पेशल टर्म्स, तो स्पेशल टर्म्स में आपने मीनिंग दिया है, शुरू में दे दिया, तो बात खत्म होगी। पूरे एक्ट में बार बार ये टर्म्स आएंगी, क्या बार बार मीनिंग देते जाएंगे? है ना? तो इसलिए टू अवॉइड रेपिटेशन। इससे बेनिफिट क्या निकला? बेनिफिट ये निकला, शॉर्टन्स एम्बिट, एम्बिट वर्ड ना अच्छा लगे तो आसान वर्ड ले लो, स्कोप ऑफ एक्ट, या सिंपल कह लो यार, साइज कह लो, दैट इज मोर अप्रोप्रिएट वर्ड। तो इट शॉर्टन्स द एम्बिट साइज, चाहे स्कोप वर्ड आप हटा सकते हैं। तो एक्ट का साइज क्या हो गया? बेहतर हो गया। और हमें क्या चाहिए? जैसे मैं आपके हैंड रिटन नोट्स बना रहा हूं, भाई क्यों बना रहा हूं? मेरा खुद का पर्पस ये है कि आपको इजी नोट्स मिले, अच्छे से चीज हो सके। तो स्पेशल टर्म्स हैं, तो मेन डेफिनेशन का पर्पस है ही क्या? टू प्रोवाइड मीनिंग। आपने उन टर्म्स का क्या दे दिया? एक मीनिंग दे दिया। तो जैसे आपने मीनिंग दे दिया तो हम ये कह सकते हैं, व्हेन अ वर्ड इज डिफाइंड। जैसे कोई वर्ड आपने क्या किया, लॉ में डिफाइन कर दिया, तो उसकी बात वहीं खत्म हो जानी चाहिए, उसकी कोई और इंटरप्रिटेशन निकलनी नहीं चाहिए। तो जैसे आपने डिफाइन कर दिया तो इट्स मीनिंग अलोन, सिर्फ उसका ही मतलब, अलोन अकेले, टू बी यूज्ड फॉर इंटरप्रेटिंग सेक्शंस। तो जब भी आप आगे जाके एक्ट पढ़ोगे, सेक्शंस पढ़ोगे, तो सिर्फ आपने क्या करना है, सिर्फ उस डेफिनेशन का ही मीनिंग इंटरप्रिटेशन के लिए आपने क्या करना है, इस्तेमाल करना है। अनलेस, अनलेस का मतलब है एक्सेप्शन, अनलेस रेपुग्नेंट इन कॉन्टेक्स्ट। ये बड़ा खतरनाक सा वर्ड लिख दिया मैंने, रेपुग्नेंट, आसान वर्ड लिखते हैं। आप इसको यूं कह सकते हैं, रेपुग्नेंट को, अनलेस कॉन्ट्रेरी अपीयर्स। कॉन्ट्रेरी तो आप जानते हो, कॉन्ट्रेरी का मतलब है जब तक कुछ ऑपोजिट ना लिखा हो। मतलब डेफिनेशन क्या थी? स्पेशल टर्म है, स्पेशल टर्म के क्या दे दिए गए हैं? मीनिंग। तो जैसे ही आप एक्ट पढ़ोगे, वो जो मीनिंग दिया है उसे ही आपने इंटरप्रिटेशन में इस्तेमाल करना है, कुछ और नहीं, जब तक किसी सेक्शन में कुछ और ना लिखा हो, अनलेस कॉन्ट्रेरी अपीयर्स, ऑपोजिट ना लिखा हो। इसे हम रेपुग्नेंट भी कह सकते हैं। तो यूटिलिटी ये निकलती है, बार बार रेपिटेशन नहीं होगी, उससे क्या होगा, जो साइज है एक्ट का वो शॉर्टन हो जाएगा, बेहतर हो जाएगा। अब ऐसा है, हम डेफिनेशन को 3 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं, टाइप्स ऑफ डेफिनेशन। तो 3 कैटेगरी, वैसे तो मैं चार्ट बना के लिखता और अच्छा लगता, क्योंकि 3 कैटेगरी हैं, लेकिन क्योंकि हम वर्टिकल वे में लिखने के अंदाज में चाह रहे हैं तो सेटिंग खराब हो जाएगी। सो आई विल गो इन दैट मैनर ओनली। तो इसमें हम पॉइंट नंबर 1 बना लेते हैं, टाइप्स ऑफ डेफिनेशन में पहला हिस्सा, इसको हम कहेंगे, और ये बार बार आएगा, मैंने पहले भी ये वर्ड आपके लिए इस्तेमाल किए थे,
रिस्ट्रिक्टिव एंड एक्सटेंसिव डेफिनेशन। अब नाम से पकड़ लो, रिस्ट्रिक्टिव से क्या पता चल रहा है, एक लिमिट लग गई, बस ये है मतलब। तो ये है मतलब, तो बात क्या होगी, उतने पे ही खत्म हो गई। तो रिस्ट्रिक्शन का मतलब क्या हो गया, जो मीनिंग है रिस्ट्रिक्टेड, तो आपने उसके ऊपर एक क्या लगा दी, एक रोक लगा दी। हम इसे कहते हैं डेफिनेशन क्या हो गई, कंप्लीट। भाई रोक लगा दी, बस उतना ही है मीनिंग, तो बात खत्म हो गई। डेफिनेशन कंप्लीट हो गई, या हम इसे एक नाम और दे सकते हैं, एग्जॉस्टिव। भाई खत्म हो गई। अब एक्सटेंसिव से देखो, नाम ही हमने क्या दिया है, एक्सटेंसिव। तो एक्सटेंसिव का मतलब क्या हो गया, मीनिंग क्या नहीं है, आपने रिस्ट्रिक्ट नहीं किया, नॉट रिस्ट्रिक्टेड। तो आपने जब रिस्ट्रिक्ट नहीं किया, द मीनिंग असाइंड टू इट, तो जो भी उसका मीनिंग था वो रिस्ट्रिक्ट नहीं किया, तो हम इसे क्या कर सकते हैं, डेफिनेशन कैन बी एनलार्ज्ड। तो हम उसका स्कोप बढ़ा सकते हैं, क्योंकि रिस्ट्रिक्शन लगी नहीं है, तो जो उसमें लिखा है वो तो मीनिंग है ही है, लेकिन उसमें कुछ और जोड़ सकते हैं। जैसे यहां क्या लग गई, एक रोक लग गई, तो एक्सटेंसिव में क्या हो गया, ऐड ऑन कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं उसमें कुछ और अपनी तरफ से। बिल्कुल यही नहीं कि कुछ भी बकवास हम जोड़ दें, लेकिन उससे रिलेटेड चीजें जोड़ी जा सकती हैं। करते हैं बात किस तरह से। तो रिस्ट्रिक्टिव कब होगा, एक्सटेंसिव कब होगा, व्हेन। बहुत ही सिंपल सा यहां आंसर है, व्हेन डेफिनेशन स्टार्ट्स विद वर्ड्स। कोई भी डेफिनेशन है और वो स्टार्ट हो रही है इन शब्दों से। तो पहला शब्द है, अगर डेफिनेशन स्टार्ट हो रही है कौन से शब्दों से, मीन्स। तो जब भी कोई डेफिनेशन मीन्स से स्टार्ट हो, भाई वहीं पे पकड़ लो, ये है उसका मतलब। लॉ ने क्लियरली बता दिया, और लॉ एक मैसेज देना चाहता है, ये रिस्ट्रिक्टिव डेफिनेशन है, इसमें आप अलग से कुछ और ऐड ऑन कर ही नहीं सकते। अब भाई अगर हम मीन्स में चलें, वैसे तो हम नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट पढ़ रहे थे सेक्शन नंबर 13 में, वो एग्जाम्पल हम दे सकते हैं। हमने डॉक्यूमेंट का डेफिनेशन पढ़ा, और वो इंडियन एविडेंस में पढ़ा, तो वो भी किससे स्टार्ट हो रहा था, मीन्स से। बट मैं ये चाहूंगा कि हमारे कोर्स में सबसे जो महत्वपूर्ण चीज है वो है कंपनीज एक्ट। एंड बेटा जी कंपनीज में है 95 डेफिनेशंस। कितनी, 95 डेफिनेशंस। सो आई विल से जो बेस्ट एग्जाम्पल है, तो कुछ, क्योंकि कंपनीज हमने सबसे एंड में करना है कोर्स में, तो वो इतनी सारी डेफिनेशन पढ़ेंगे, तो जब भी आप बाद में रिवाइज करोगे तो बेस्ट है अगर हम उसी के कुछ एग्जाम्पल लिख दें, क्योंकि इंटरप्रिटेशन में जब आओगे दोबारा पढ़ोगे तो आपको एक एक चीज डेफिनेशन रिकॉल होगी। तो मैं जो पढ़ा रहा हूँ, मेरे पढ़ाने के तरीके में यही है, कुछ चीज मैंने नहीं भी कराई है तो उसका जिक्र कर रहा हूँ, ताकि बाद में चीजें इकट्ठी हों और जब आप रिविजन करें बहुत अच्छे से चीजें निकल के आए। बाकी मैंने बता दिया, यहाँ हमने डॉक्यूमेंट का मीनिंग पढ़ा, वो एग्जाम्पल लिख लो आप। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट की डेफिनेशन दी थी, वो लिख लो आप। लेकिन फिलहाल मैं एग्जाम्पल सिर्फ आपके लिए कौन से लिख के दे रहा हूँ, कंपनीज एक्ट में से। तो कंपनी एक्ट में सेक्शन 2 सब सेक्शन 20 में आप डेफिनेशन पढ़ते हो कंपनी की, और वो स्टार्ट होती है कौन से वर्ड से, मीन्स से। फाउंडेशन में भी आपने पढ़ी होगी, तो अभी हम उसकी कोई डेफिनेशन नहीं पढ़ने जा रहे, जस्ट बता रहा हूं, उदाहरण के लिए लिख के छोड़ दिया और कुछ नहीं है। देन कई बार आप क्या देखते हो, डेफिनेशन स्टार्ट होती है कौन से वर्ड से, मीन्स एंड इंक्लूड्स। भाई ये मतलब है, साथ में ये भी ऐड कर लो। तो जब उसने लिख दिया साथ में ये ऐड कर लो, कुछ और ऐड कर सकते हो क्या आप, नहीं कर सकते हो। तो अगेन क्या पता चला, मीनिंग फिर से रिस्ट्रिक्टिव है, कंप्लीट है, एग्जॉस्टिव है, बस वहीं तक लीजिए शब्द को,
जहां तक उसे बताया गया है। तो मीन्स एंड इंक्लूड्स में कंपनीज एक्ट में जो सबसे इंपॉर्टेंट अगर मैं कहूं डेफिनेशन अगर आप लिखें तो सब सेक्शन 84 में डेफिनेशन आती है जी शेयर्स की, वो ले लीजिए। वरना और भी दो अच्छी हैं, मैनेजर आ जाती है सब सेक्शन 53 में, एंड सब सेक्शन 54 में डेफिनेशन मैनेजर के साथ एक आदमी की ओर आ जाती है, डेट इज एमडी, स्टैंड्स फॉर मैनेजिंग डायरेक्टर। कोई डेफिनेशन नहीं पढ़ा रहा हूँ मैं, अभी ये भी नहीं कह रहा हूँ तुम कोई रट्टा मारो, बाद में अपने आप आप कहोगे हाँ यार ये परफेक्ट नोट्स बने हैं। ऐसे ही यूटिलिटी लेकिन कब निकलेगी, जब हम कंपनीज एक्ट पढ़ लेंगे और उसके बाद आप रिवीजन पे आओगे। आज नहीं मुझे चाहिए आपसे कौन सा किस चीज पे है। देन तीसरी बात आती है डेफिनेशन के शब्द ये भी हो सकते हैं मीन्स एंड इंक्लूड्स बट डज नॉट इंक्लूड, कि भाई ये है मतलब ये इसके अंदर ऐड कर लो और भाई ये तो कतई नहीं आएगा। तो इस पे हम एक डेफिनेशन ले सकते हैं, सब सेक्शन 6 में आती है एसोसिएट कंपनी, तो उसको यहां यूज किया जा सकता है। तो फिलहाल मैं बस एक ही चीज पे तवज्जो दे रहा हूं, मतलब कंसंट्रेशन दे रहा हूं। कोई भी डेफिनेशन जो मीन्स वर्ड से स्टार्ट हो जाए, चाहे बाद में वर्ड आए एंड इंक्लूड्स। जैसे याद करो हम लोग चेक पढ़ के आए थे, सेक्शन 6 में डेफिनेशन था नेगोशिएबल में, तो मैंने उसमें मीन्स एंड इंक्लूड्स बनाया था, आपको याद हो, ट्रंकेटेड एंड इलेक्ट्रॉनिक चेक। तो तीसरा आ गया, उसमें भी मीन्स है लेकिन चाहे बाद में वर्ड है एंड इंक्लूड्स बट डज नॉट इंक्लूड। तो मेन जो आपने वर्ड कैच करना है वो क्या है, मीन्स। अब एक्सटेंसिव डेफिनेशन कब आती है, एक्सटेंसिव व्हेन डेफिनेशन स्टार्ट्स विद वर्ड्स, अगर ये वाले कुछ शब्द हो तो ये कौन से शब्द हैं जी, सीधी सीधी आपकी डेफिनेशन स्टार्ट हो रही है कौन से वर्ड से, इंक्लूड से। तो जब डेफिनेशन ही इंक्लूड वर्ड से स्टार्ट हो रही है तो उसे एक मैसेज पता जाता है, और वो मैसेज ये है तो जब इंक्लूड वर्ड आया, आप डेफिनेशन का मतलब क्या दे रहे थे भाई, इस टर्म का मीनिंग आपने डेफिनेशन किससे स्टार्ट करी, इंक्लूड से। तो यहां से एक मैसेज ले लीजिए, जिसने लॉ लिखा वो कहता है यार मुझे भी नहीं समझ में आ रहा इसका मीनिंग क्या है। तो कई बार क्या होता है आपके पास शब्द नहीं होते हैं। एट द एंड ऑफ द डे डू नॉट फॉरगेट वी ऑल आर ह्यूमन बींग्स, इंसान है एंड वी कैन नेवर बी अ परफेक्शनिस्ट, स्पेशली कमिंग टू द इंग्लिश लैंग्वेज विच इज नॉट आवर मदर टंग। तो आप इंक्लूड वर्ड लिख जाते हो, वो एक मैसेज दे देते हो आप किसको, रीडर को, कि भाई साहब जो लिखा है सिर्फ डेफिनेशन में वही नहीं आएगा, कुछ और भी आ सकता है। इसलिए आपने वर्ड स्टार्ट कौन से से किया, इंक्लूड। सो दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो याद कीजिए जीसीए में हमने सेक्शन 3 सब सेक्शन 18 में डॉक्यूमेंट पढ़ा, वो इंक्लूड से स्टार्ट हुआ था। तो जीसीए एक मैसेज दे रहा है, जो लिख दिया है वो भी डॉक्यूमेंट है, इसके अलावा कुछ और भी इसमें आ सकता है। तो इंक्लूड्स वाली डेफिनेशन कंपनीज एक्ट में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण जो है वो है सब सेक्शन 11 में। आप डेफिनेशन पढ़ते हैं बॉडी कॉर्पोरेट के ऊपर, क्योंकि ये बहुत ही एक अच्छा क्वेश्चन बनता है कंपनीज एक्ट में स्टार्टिंग में ही। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कंपनी एंड बॉडी कॉर्पोरेट? सो दिस इज वन ऑफ द ग्रेट डेफिनेशन वी आर हैविंग विच स्टार्ट्स विद द वर्ड इंक्लूड्स। देन आप कंपनीज एक्ट में ही और उदाहरण लें तो हम डिबेंचर्स की डेफिनेशन देख सकते हैं, दुनिया भर की है क्योंकि वहाँ 95 है, राइट। और देन आप देखिए अगर लिख देते हैं आपका सेक्शन 318 जो आपने डॉक्यूमेंट देखा, और ये देखा आपने कहा जीसीए में। कंपनीज एक्ट में और भी हम बात करें तो बुक्स ऑफ अकाउंट की डेफिनेशन एंड डॉक्यूमेंट की डेफिनेशन, वो सारी की सारी ही स्टार्ट ही इंक्लूड से होती हैं।
तो मैं उसका भी एक बल्कि इनमें सबसे इम्पोर्टेंट जो रहेगी वो लिख ही देता हूं। सब सेक्शन 12, आई एम टॉकिंग ऑफ कंपनीज एक्ट। सिर्फ मैंने एक जीसीए का अलग से लिख दिया, जस्ट किया था तो बता दिया और कुछ नहीं, चाहे ना भी लिखें। तो कंपनीज एक्ट में सब सेक्शन 12 में हम पढ़ेंगे बुक एंड पेपर। ध्यान से देखना, नाम ही क्या है, बुक एंड पेपर। आगे देखो वर्ड क्या है, एंड बुक और पेपर। अरे बाप रे बाप। डेफिनेशन में तो अंदर तो दिक्कत आएगी। डेफिनेशन का जो आपने मार्जिनल नोट हेडिंग भी दिया उसमें भी दिक्कत है, क्योंकि आपको यही नहीं पता चल रहा। पहली बात, बुक रखूं, पेपर रखूं, एंड रखूं या और रखूं। तो क्या किया आपने सब कुछ उसमें ऐड कर दिया। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट रहने वाली है, बुक एंड पेपर, एंड बुक और पेपर। स्टार भी डाल दिया, रेड पेन से भी लिख दिया। बाद में कंपनीज एक्ट में बड़ी मेहनत करेंगे, बुक्स ऑफ अकाउंट्स पे भी करेंगे, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। तो ये कुछ रिलेटेड सी डेफिनेशंस हैं। तो कंपनीज एक्ट में वी गोना वर्क वेरी हार्ड ओवर दिस एंड इंक्लूड्स पे। तो ये जो इंक्लूड से स्टार्ट होती हैं डेफिनेशंस, हम इनको एक नाम और देते हैं, कहीं भी लिख दीजिए, चाहे नीचे आके लिख दीजिए, ऑल्सो नेम्ड एज इंक्लूसिव डेफिनेशंस। तो हम इसको ये भी एक नाम दे देते हैं, क्योंकि आप स्टार्ट ही किससे हो रहे हो, आप स्टार्ट ही इंक्लूड वर्ड से हो रहे हो। यहां पे मैं एक अच्छा एग्जाम्पल दे रहा हूं इंक्लूड्स पे ही। वो इसलिए दे रहा हूं क्योंकि हमारे स्टडी मैट में इसको स्पेशली बताया गया है और ये हमारे कोर्स में नहीं है। ये है बेटा कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। नाम से ही पता चल रहा है कंज्यूमर्स की प्रोटेक्शन के लिए ये एक्ट बना है। तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में एक डेफिनेशन है, किस चीज की है, कंज्यूमर की डेफिनेशन तो होगी। कंज्यूमर क्या होगा, कोई पर्सन होगा। तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में क्या दिया गया है, इंक्लूसिव डेफिनेशन दी गई है ऑफ वर्ड पर्सन की। दैट मीन्स पर्सन की डेफिनेशन कौन से वर्ड से स्टार्ट हो रही है, इंक्लूड से। हुआ क्या इस एक्ट में, इट डू नॉट कंटेन, और ये डेफिनेशन में ये वर्ड नहीं है, वर्ड कंपनी। तो नॉर्मल जीवन में तो हम सारे जानते हैं कि कंपनी भी एक पर्सन है, लेकिन डेफिनेशन में एक्सप्रेसली वर्ड नहीं लिखा कंपनी। तो मेरा क्वेश्चन आपसे, लगाओ दिमाग, क्या कंपनी आना चाहिए पर्सन में? द आंसर इज यस। रीजन बीइंग डेफिनेशन स्टार्टिंग किससे हो रही है, इंक्लूड से। सो कंपनी shall also be पर्सन। तो कंपनी भी एक क्या बन गई, पर्सन बन गई। देन इसी में एक हम बी पॉइंट लेते हैं, एक्सटेंसिव डेफिनेशन के अंदर इंक्लूड्स था, अब हम ले रहे हैं, कई बार ये वर्ड हो सकता है, जो कि बहुत रेयरेस्ट सिचुएशन होती है, डीम्ड टू इंक्लूड। डीम टू इंक्लूड, तो वो भी इंक्लूड का ही पार्ट हो गया। तो हम कहेंगे जब इंक्लूड ही वर्ड आ रहा है, इट्स ऑल्सो इंक्लूसिव डेफिनेशन। तो ये भी एक इंक्लूसिव डेफिनेशन हो गई। एक एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं।
मान लीजिए इफ ए इज डीम्ड टू बी बी, आप यही कह रहे हो ना, डीम टू इंक्लूड, और एग्जाम्पल में क्या आ रहा है, ए इज डीम टू बी बी, तो क्या होगा, कंप्लायंस ऑफ ए, अगर आपने ए का कंप्लायंस किया, जो भी लॉ था, ए को कोई लॉ प्रोविजन मान लीजिए, उसका कंप्लायंस कर लिया, तो उसका मतलब क्या हुआ, इज ऑल्सो कंप्लायंस ऑफ बी। क्यों, क्योंकि आप क्या कह रहे हो, ए डीम टू इंक्लूड बी, तो ए का कंप्लायंस हो गया तो बी का भी हो गया, सेम वे। एंड कॉन्ट्रावेंशन, कॉन्ट्रावेंशन का मतलब डिफॉल्ट किया आपने, एंड कॉन्ट्रावेंशन ऑफ ए इज ऑल्सो कॉन्ट्रावेंशन ऑफ बी। क्लियर, तो डीम टू इंक्लूड कि ए डीम टू इंक्लूड बी, तो ए का कंप्लायंस, ए का डिफॉल्ट इज ऑल्सो ऑफ बी। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट डेफिनेशन का हमारा क्लासिफिकेशन था, रिस्ट्रिक्टिव एंड एक्सटेंसिव। रिस्ट्रिक्टिव सिर्फ वहीं तक सीमित रही है, जो भी वर्ड दिए गए हैं उसको एक्सटेंड ना करें, वरना वो एक्सटेंसिव हो जाएगी, इंक्लूसिव हो जाएगी। और रिस्ट्रिक्टिव में मेन वर्ड क्या पकड़ना है, मीन्स, चाहे आगे इंक्लूड हो चाहे आगे डज नॉट इंक्लूड हो। एंड एक्सटेंसिव में इंक्लूड्स, मैं कहूंगा कंपनीज एक्ट को लेकर चलो, मीन्स के लिए सबसे बेस्ट एग्जांपल है 2 सबसेक्शन 20, मीन्स एंड इंक्लूड्स के लिए शेयर पकड़ लीजिए सबसेक्शन 84, और डज नॉट के लिए 26 में एसोसिएट कंपनी, एंड इंक्लूड्स में सबसे बेस्ट आप बॉडी कॉर्पोरेट 211 में ले लीजिए, लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है ड्यू टू नंबर ऑफ रीजंस, दैट इज सबसेक्शन 12 में बुक एंड पेपर एंड बुक और पेपर। और डीम टू, और इसमें एक हमारा, क्योंकि स्टडी मैट में एग्जाम्पल था कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट पे, कि पर्सन के अंदर कंपनी वर्ड नहीं लिखा है लेकिन डेफिनेशन इंक्लूसिव है, तो क्या कंपनी आ जाएगा, डेफिनेटली। एंड डीम टू इंक्लूड को भी हम क्या लेके चलेंगे, इंक्लूसिव लेके चलेंगे। तो ये बहुत ही हमने क्रूशियल पार्ट यहां पे कंप्लीट किया। तो बच्चों, अब सेकंड टाइप ऑफ डेफिनेशन हम स्टार्ट करते हैं, जिसको हम नाम देंगे एम्बिगुअस डेफिनेशन। तो देखो, नाम से ही पता चल रहा है ये ऐसी डेफिनेशन है जिसका मीनिंग ही क्लियर नहीं है। और काम क्या था डेफिनेशन का, मीनिंग बताना। बताइए, खुद डेफिनेशन ही खराब है, गलत है। सो मीनिंग क्या है, नॉट क्लियर। अब करें क्या भाई, कि डेफिनेशन का मीनिंग क्लियर नहीं है, तो उस डेफिनेशन को क्या इग्नोर कर दें, नहीं। नॉट टू बी ट्रीटेड एज डेड लेटर, मतलब उसे डेड मत कीजिए आप, फेंकिए मत आप, इग्नोर मत कीजिए आप। नॉट टू बी ट्रीटेड एज डेड लेटर, रादर, बल्कि टू बी इंटरप्रेटेड इन द लाइट, लाइट का मतलब कॉन्टेक्स्ट ऑफ, बल्कि उसका इंटरप्रिटेशन निकालिए किससे रिलेटेड, जिस प्रोविजन में उस डेफिनेशन का यूज होगा। सो रादर टू बी इंटरप्रेटेड इन द लाइट ऑफ अदर प्रोविजंस ऑफ एक्ट। तो कोई भी चीज जो हमें देखने में कई बार कबाड़ नजर आती है, बेकार नजर आती है, बल्कि नॉनसेंस नजर आती है, बट उसकी भी यूटिलिटी होती है, तो वो कहां होगी वो आपको देखना है। सो कहने का मतलब है, इस डेफिनेशन को नॉट टू बी रेड इन आइसोलेशन, इस डेफिनेशन को आप अकेले में अलग से मत पढ़िए। क्यों, क्योंकि उसका मीनिंग ही क्लियर नहीं है। तो वो किसी चीज के साथ जुड़ेगी तो उसकी यूटिलिटी निकलेगी। बहुत सारे इक्विपमेंट देख लो, अगर हम उनको खोल के छोड़ दें तो दे आर यूजलेस, बट द मोमेंट दे आर पुट टुगेदर दे बिकम अ गुड यूनिट।
टू बी रेड, आप इसे पढ़िए, इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ फ्रेज, जो भी लाइन है टू बी रेड इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ फ्रेज विच इट डिफाइंस। तो हर डेफिनेशन किसी चीज के लिए है, तो जिस चीज से रिलेटेड है, जिस फ्रेज से रिलेटेड, वहां उसको यूज कीजिए आप। क्योंकि बड़ी बात क्या है, रियलाइज कीजिए एक चीज को, रियलाइजिंग फंक्शन, क्योंकि फंक्शन मतलब यूज क्या है, फंक्शन ऑफ डेफिनेशन, डेफिनेशन का यूज क्या है, इंटरप्रिटेशन में है कि वो मीनिंग दे अच्छे से, इज टू गिव एक्यूरेसी एंड सर्टेनिटी, कि वो एक्यूरेसी भी दे, सर्टेनिटी भी दे, टू द वर्ड और फ्रेज, तो जिससे रिलेटेड वो डेफिनेशन है उससे रिलेटेड वो एक्यूरेसी एंड सर्टेनिटी दोनों दे। जैसे यहां हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। अब ये एग्जाम्पल, ये वाला एक्ट आपके कोर्स में नहीं है, तो हमें क्यों लेना पड़ रहा है, बार बार कहूंगा, हमारे स्टडी मैट में है इसलिए। देखिए, अगर आप एक निकाल देते हैं, टर्मिनेशन निकाल देना, भाई किसको निकाला आपने, सीजनल वर्कर को। सीजनल तो आप समझ गए कि भाई सर्दियां हैं तो रेवड़ी गच्चक, तो टर्मिनेशन ऑफ सीजनल वर्कर आफ्टर, काम क्या हो गया, कंप्लीट हो गया, आफ्टर वर्क वॉज ओवर, तो काम कंप्लीट हो गया, आपने उसकी सर्विसेज खत्म कर दी। तो कहता है ये क्या नहीं है, डज नॉट अमाउंट टू रिट्रेंचमेंट। तो बेटा ये टेक्निकल वर्ड आ गए, एक आ गया टर्मिनेशन, एक आ गया रिट्रेंचमेंट। दोनों का मतलब लिखना है तो बड़ा सिंपल है। टर्मिनेशन का मतलब हो जाता है खत्म हो जाना, रिट्रेंचमेंट मीन्स हमेशा के लिए निकाल देना। तो कहते हैं एक सीजनल वर्कर का काम खत्म हो गया, मतलब जैसे साल में 8 महीने 6 महीने होता है, क्योंकि वो सीजन ओवर हो गया, तो इसका मतलब ये नहीं कि हमने उसे निकाल दिया है। तो यहां हम बात करें एज पर इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947। तो हमारे देश में वर्कर से रिलेटेड ये कानून है, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट ऑफ 1947। तो कहता उसके मुताबिक सीजनल वर्कर का टर्मिनेशन रिट्रेंचमेंट नहीं है, बट लेकिन टर्मिनेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ डेली वेजर, लेकिन कोई डेली वेजर है, डेली वेजर समझ के, दिहाड़ीदार मजदूर, डेली आ रहा है काम करके जा रहा है, जैसे हम कोई रोड बना रहे हैं, कोई फ्लाईओवर बना रहे हैं, राइट। तो टर्मिनेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ डेली वेजर आफ्टर कंप्लीशन ऑफ प्रोजेक्ट इज रिट्रेंचमेंट। लेकिन जैसे ही एक प्रोजेक्ट क्या हो गया, कंप्लीट हो गया, तो अब हमें क्या दिहाड़ीदार मजदूर चाहिए, नॉट एट ऑल। तो ध्यान दीजिए यहां एम्बिग्विटी लग रही है। क्यों एम्बिग्विटी लग रही है, क्योंकि आपने दो जगह वर्ड इस्तेमाल कर लिया टर्मिनेशन, यहां पे भी यहां पे भी। तो हमने सोचा उसका मतलब है कि इसको निकाल देना, बट देखो सीजनल वर्कर में वो रिट्रेंचमेंट नहीं है और डेली वेजर में वो रिट्रेंचमेंट है। तो हमें देखना है किस कॉन्टेक्स्ट में हम इसे यूज कर रहे हैं, क्योंकि डेली वेजर वाला किस कहां यूज किया, प्रोजेक्ट ही खत्म, जब काम खत्म तो नौकरी खत्म। सीजनल वर्कर में नौकरी थोड़े खत्म हो जाएगी, अगले साल फिर सीजन आएगा। तो कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से चलना है, अदरवाइज तो सीधा सीधा हमें एम्बिग्विटी नजर आ रही है। तो इसलिए ऐसी डेफिनेशन को आप आइसोलेशन में ना पढ़ें, अलग से ना पढ़ें, उसका उपयोग करें किस तरफ से, इन द लाइट ऑफ अदर प्रोविजंस, किससे रिलेटेड है, किस कॉन्टेक्स्ट से वो रिलेटेड है। क्योंकि आप बिल्कुल ना भूलें डेफिनेशन का पर्पस ही क्या है, सर्टेनिटी देना, एक्यूरेसी देना। तो दिस इज अ नाइस एग्जांपल ओवर एम्बिगुअस डेफिनेशन। तो इसके बाद हमारी आती है तीसरी कैटेगरी डेफिनेशन में,
definitions subject to contrary context। नाम पढ़ के बड़ा विचित्र सा महसूस होता है। डेफिनेशन सब्जेक्ट टू कॉन्ट्रेरी कॉन्टेक्स्ट, इसको अलग करो और इस हिस्से को अलग करो। तीन चीजें लिख लो। चलो, डेफिनेशन की बात हो रही है। सब्जेक्ट टू कॉन्ट्रेरी कॉन्टेक्स्ट मतलब डेफिनेशन जो है अगेंस्ट जा रही है प्रोविजन के। मतलब जो डेफिनेशन ने करना क्या है, किसी इनेक्टमेंट को, प्रोविजन को, सेक्शन को पढ़ने में हेल्प करनी है, बट वो तो अगेंस्ट ही जा रही है। अरे बाप रे बाप, तो क्या करें? कहता व्हेन अ वर्ड इज डिफाइंड, आपने एक शब्द डिफाइन किया, बड़ी अच्छी बात है। टू बेयर a number of inclusive definitions, आपने क्या किया? एक शब्द डिफाइन किया। टू बेयर अ नंबर ऑफ इंक्लूसिव, इंक्लूसिव हम पहले भी पढ़ के आ चुके हैं बेटा, जैसे हमने ऊपर पढ़ ही लिया था वो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में पर्सन वाला। तो कहता आपने एक वर्ड डिफाइन किया जैसे पर्सन, और उसके अंदर क्या आ गया? बहुत सारे इंक्लूड हो गए कि पर्सन में इंडिविजुअल, एचयूएफ, कंपनी, फर्म, ये वो। तो कहता है द सेंस इन विच दैट वर्ड इज यूज्ड इन अ पर्टिकुलर सिचुएशन, या प्रोविजन कह लो। कहता है द सेंस जिसमें आपने ये वर्ड इस्तेमाल किया इन अ पर्टिकुलर प्रोविजन, तो मस्ट बी असर्टेन्ड, मतलब उसका जो सेंस है, उसका मीनिंग कैसे निकालें, क्योंकि डेफिनेशन तो अगेंस्ट जा रही है। तो कहता है उसका जो मीनिंग है, सेंस का मतलब यहां मीनिंग हो गया। कहता मस्ट बी असर्टेन्ड, कैसे? फ्रॉम द कॉन्टेक्स्ट ऑफ स्कीम ऑफ एक्ट। तो कहता है चाहे डेफिनेशन अलग जा रही है बट फिर भी उसका सेंस निकालें आप इन अ पर्टिकुलर प्रोविजन। किसको देखते हुए भाई? एक्ट किस चीज के ऊपर है? स्कीम ऑफ एक्ट, लैंग्वेज ऑफ प्रोविजन, जो प्रोविजन आप पढ़ रहे हैं उसकी लैंग्वेज के हिसाब से मीनिंग निकालिए। ऑब्जेक्ट इंटेंडेड टू बी सर्व्ड, और उस डेफिनेशन ने क्या ऑब्जेक्ट सर्व करना है। समटाइम्स कहता क्या होता है, देखो हमने तीन तरह की डेफिनेशन पढ़ ली। रिस्ट्रिक्टिव, बस इतना ही मीनिंग लेना है। एक्सटेंसिव, बढ़ा लो। दूसरा हमने पढ़ा एम्बिगुअस डेफिनेशन है, लेकिन हमने ये सीखा उसको ना डेड मत करो, उसको आइसोलेशन में रीड मत करो, उसको उस कॉन्टेक्स्ट में रीड करो, उस फ्रेज के साथ रीड करो जिसके साथ वो है, और उसका मीनिंग निकालो। जैसे टर्मिनेशन का मतलब हम निकालना ले रहे थे, लेकिन वो सीजनल वर्कर के लिए है, के लिए रिट्रेंचमेंट नहीं है। लेकिन डेली वेजर के लिए जैसे ही प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गया तो वो रिट्रेंचमेंट बन जाएगा। तो एम्बिग्विटी थी वो दूर होगी सिचुएशन के हिसाब से। अब क्या कहता है तीसरी सिचुएशन में? डेफिनेशन सब्जेक्ट टू कॉन्ट्रेरी कॉन्टेक्स्ट है, मतलब डेफिनेशन बिल्कुल ऑपोजिट जा रही है। तो क्या करें? तो कहता अगर कोई वर्ड डिफाइंड है और वो इंक्लूसिव डेफिनेशन के अंदर आता है तो सेंस, जो कि हम इंक्लूसिव में पहले ही पढ़ के आ चुके हैं, कंज्यूमर प्रोटेक्शन वाला एग्जाम्पल की कंपनी नहीं भी था, लेकिन हमने कहा कंज्यूमर तो कंपनी भी हो सकती है। तो चाहे देखने में डेफिनेशन अलग जा रही है, तो आप देखो उसकी सेंस क्या है वो निकालो। आप एक पर्टिकुलर प्रोविजन में वो कैसे निकलेगी, आप एक्ट को देखो, ऑब्जेक्ट को देखो और लैंग्वेज को देख के कोशिश करो। तो यहां ये डेफिनेशन
समाप्त होती हैं। डी पॉइंट से अब हम आगे बढ़ते हैं बच्चों। तो जो मेरा नेक्स्ट पॉइंट है, डाई नाम से मैंने कोड की दी थी, 4 पॉइंट हो चुके हैं। सो वी आर टू पॉइंट नंबर 5 आई से। तो आई से है इलस्ट्रेशन। इलस्ट्रेशन देखते ही आपको रिकॉल वैल्यू आ जानी चाहिए कि नेगोशिएबल एक्ट में बड़ी इलस्ट्रेशन करी थी, स्पेशली आपने सेक्शन 4 में प्रोमिसरी नोट वो वाली, I acknowledge myself to be indebted to B in ₹1,000 to be payable on demand for value received। मेरे ख्याल में इसका रटा लग गया होगा। और भी हमने बहुत सारी इलस्ट्रेशंस पढ़ी। हमने रिस्ट्रिक्टिव इंडोर्समेंट में सेक्शन 50 में काफ़ी पढ़ी। तो इलस्ट्रेशन बच्चों कहाँ दी होती है? सेक्शन के नीचे दी होती है। तो सेक्शन के नीचे दी होती है, उसके साथ लगी होती है। जैसे हम किसको मेल करते हैं तो हम कुछ कॉन्टेक्स्ट लिखते हैं, कुछ टेक्स्ट लिखते हैं, कुछ शब्द लिखते हैं, और साथ में क्या अटैच कर देते हैं? अटैचमेंट, पीडीएफ फाइल लगा देते हैं, राइट। तो इलस्ट्रेशन कुछ ऐसा ही है। आप इसे कह सकते हैं इलस्ट्रेशन किसके साथ होती है? ये अटैच्ड होती है, अपेंडेड टू सेक्शन, मतलब सेक्शन के एंड में होती है, पहले नहीं आएगी, नीचे ही आएगी। या यूं कह लें at end of section, या यूं कह लें और फॉलोइंग द प्रोविजन, मतलब जो भी सेक्शन की कोटेशन है वो आ गई, उसके नीचे जाके आएगी। फॉलोइंग से यहां कुछ मैसेज गलत चला जाए तो आप यूं लिख सकते हैं फॉलोज, उसके आगे जाके ही आएगा। तो इलस्ट्रेशन किस लिए होती है? तो आप कह सकते हैं जस्ट लाइक एग्जाम्पल कह सकते हैं आप। तो यहां क्योंकि हमें सेक्शन पढ़ के एम्बिगुइटी नजर आई, हमें कुछ हेल्प क्लैरिटी चाहिए थी, तो इलस्ट्रेशन क्यों है? तो पर्पस देखें, टू सिंप्लीफाई द मीनिंग, कि मीनिंग हमें थोड़ा और अच्छे से समझ में आ सके, इसलिए होती है इलस्ट्रेशन। लेकिन अब इंटरेस्टिंग चीज क्या है, अगर मैं एग्जाम्पल की बात कहूंगा तो मैं कहूंगा नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट में सेक्शन 4 में प्रॉमिसरी नोट बिल्कुल ना भूलें। अच्छा, दूसरी बात बता दूं, हम आगे पढ़ेंगे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में दुनिया भर की इलस्ट्रेशन करवाने वाला हूं, बल्कि कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में नंबर ऑफ इलस्ट्रेशन हम करेंगे, बल्कि उसका एक फाउंडेशन से मैं एग्जाम्पल जरूर कोट कर देता हूं कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का, क्योंकि वो हमारे स्टडी मैट में बताया गया है। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का सेक्शन नंबर है 73, भूल गए होंगे आप। 73 से 75 में हम पढ़ते थे डैमेजेस। डैमेजेस कब मिलते हैं? ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट पे। तो सेक्शन 73 कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 का क्या कहता है? डज नॉट परमिट अवॉर्ड ऑफ इंटरेस्ट। डैमेजेस जरूर प्रोवाइड करता है, लेकिन सेक्शन ये नहीं कहता कि आप ब्याज देंगे। एज डैमेजेस, कि ब्याज को हम डैमेजेस नहीं मानेंगे। फॉर नॉन पेमेंट ऑफ डेट, कि अगर कोई डेट नहीं दिया गया है और उस डेट पे ब्याज अगर कोर्ट कहती दे दीजिए, तो उसको हम डैमेजेस नहीं मानेंगे। अब इस सेक्शन से रिलेटेड चीज क्या आती है? इस सेक्शन से रिलेटेड कहा गया कोर्ट ने एक केस में, इलस्ट्रेशन कांट बी यूज्ड, आप इलस्ट्रेशन का इस्तेमाल नहीं कर सकते फॉर अराइविंग एट कॉन्ट्रेरी कॉन्टेक्स्ट। मतलब अब है समझने वाली बात इलस्ट्रेशन को। इलस्ट्रेशन सेक्शन के नीचे है तो दिमाग लगाओ, सेक्शन बड़ा होगा या इलस्ट्रेशन बड़ी होगी? नेचुरल है सेक्शन की प्रोविजन।
तो कहता आप इलस्ट्रेशन से, जैसे हमने प्रॉमिस नोट में क्या कहा, प्रॉमिस टू पे वर्ड चाहिए, लेकिन जो हमने वो इलस्ट्रेशन पढ़ी थी आई एक्नॉलेज माई सेल्फ वाली, तो उसमें तो काम चल गया, बिना प्रॉमिस टू पे भी चल जाएगा काम। तो प्रश्न ये है क्या इलस्ट्रेशन से हम लॉ को चेंज कर सकते हैं कि प्रॉमिस टू पे जरूरी नहीं है? आप ऐसा नहीं कर सकते। ऐसा ही कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के सेक्शन 73 में कहा गया, क्योंकि उसमें बहुत सारे इलस्ट्रेशंस हैं। डैमेजेस तो डैमेजेस हैं, लेकिन ब्याज दे देना डैमेजेस नहीं है, और इसलिए इलस्ट्रेशन का आप उपयोग करके लॉ को नहीं बदल सकते। इलस्ट्रेशन कांट बी यूज्ड फॉर अराइविंग एट कॉन्ट्रेरी कॉन्टेक्स्ट, मतलब लॉ को आप चेंज नहीं कर सकते। या यूं भी कह लीजिए, इलस्ट्रेशन कैन नॉट मॉडिफाई, इलस्ट्रेशन से आप नहीं बदल सकते हैं क्या, लैंग्वेज ऑफ सेक्शन। तो जैसे प्रोमिसरी नोट वाला, नेगोशिएबल वाला अब हमारे यहां बहुत काम आएगा। तो डैट मीन्स हमें वर्ड प्रॉमिस टू पे चाहिए, जस्ट इलस्ट्रेशन से हम लॉ को बदल नहीं सकते। माना उस इलस्ट्रेशन से पेपर करते समय तो हम यही कहेंगे कि ये प्रॉमिसरी नोट है, चाहे वर्ड प्रॉमिस टू पे नहीं है, क्योंकि इलस्ट्रेशन है। बट लॉ के इंटरप्रिटेशन में हम इलस्ट्रेशन से सेक्शन को बदल नहीं सकते। बाप हमेशा बाप रहेगा, वो ध्यान रहे, सेक्शन बाप है और इलस्ट्रेशन बच्चे हैं। तो इलस्ट्रेशन कैन नॉट मॉडिफाई लैंग्वेज ऑफ सेक्शन, इलस्ट्रेशन कैन नॉट करटेल, करटेल ना अच्छा लगे तो इसे आप रिस्ट्रेन कह सकते हो, रोक लगाना। कैन नॉट करटेल, कैन नॉट एक्सपेंड, एक्सपेंड का मतलब बढ़ाना, मॉडिफाई मीन्स बदलना, curtail मीन्स कम करना, expand मीन्स बढ़ाना। क्या चीज, ambit ऑफ अ सेक्शन। तो ambit वर्ड फिर परेशान करेगा, तो स्कोप ले लीजिए, ऊपर लिख भी दिया था स्कोप साइज। तो आप सेक्शन का साइज छोटा बड़ा नहीं कर सकते हो इलस्ट्रेशन से। तो प्लीज यहां हिंदी में नेगोशिएबल एक्ट के बारे में पक्का लिख दो कि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट में प्रॉमिसरी नोट में वर्ड क्या थे, प्रॉमिस टू पे थे। तो एक इलस्ट्रेशन थी जिसमें नहीं था ये वर्ड और उसने कहा था प्रॉमिस नोट है। तो सिंपल सी बात है, कोर्ट में केस जाएगा तो कोर्ट यही कहेगी हम इलस्ट्रेशन से लॉ बदल नहीं सकते, तो प्रॉमिस टू पे चाहिए, अगर कुछ ऐसा होता है तो ये था इलस्ट्रेशन। अपेंडेड टू सेक्शन है, मतलब सेक्शन के एंड में है, सेक्शन की प्रोविजन के बाद आता है। ऑब्वियसली एग्जाम्पल टाइप भी आप कह सकते हो, सिंप्लीफाई द मीनिंग है, लेकिन हमने खूबसूरत चीज ये पढ़ी कि इलस्ट्रेशन की वजह से आप कॉन्ट्ररी कॉन्टेक्स्ट नहीं निकाल सकते, आप लैंग्वेज मॉडिफाई नहीं कर सकते, आप जो एक्ट है, सेक्शन है, उसका साइज घटा बढ़ा नहीं सकते। इसलिए सेक्शन 73 में कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में जब डैमेजेस दिए जाते हैं ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट पे, ब्याज को हम डैमेजेस नहीं मानेंगे और इलस्ट्रेशन से हम लॉ को चेंज नहीं करेंगे। दैट वाज द पॉइंट। शेयरिंग और राइटिंग ऑफ सेक्शन 73 ओवर हेयर इज वेरी सिंपल। मैं बता दूं फिर से, मैं पसंद वही एग्जाम्पल देना करता हूं जो हमारे कोर्स में है, बट हमें स्टडी मैट में से कुछ चीज़ें लेनी ही पड़ती हैं। तो समटाइम्स आप सोचो ये सर ने पॉइंट क्यों पढ़ा है, क्योंकि सर आपके लिए काम आसान कर रहे हैं कि ना आपको स्टडी मटेरियल, ना ही कोई प्रिंटेड बुक, ना ही मेरी प्रिंटेड बुक पढ़िए, जो लिखवा रहा हूँ आप ही कीजिए, यू विल स्कोर द ग्रेट मार्क्स। क्योंकि लास्ट ईयर भी 87 हाईएस्ट रहे हैं चैतन्य नाम से बच्चे के एंटर में, तो बहुतों के 80s यही इस तरह से ही पढ़ा के बिल्कुल एग्जैक्टली दे हैव लर्नड इट इन दिस वे एंड दे हैव स्कोर्ड सो मच ग्रेट मार्क्स। तो हैव फेथ, तो आपको कहीं करने की जरूरत नहीं है, प्रोवाइडेड आप मेरी क्लास ढंग से लगा रहे हैं, आप अच्छे से अपने नोट्स बना रहे हैं। तो बच्चों डाय में हमारा अगला पॉइंट यहां आ जाता है ई से। तो ई वाला जो हमारा पॉइंट आने वाला है दैट इज वेरी वेरी क्रूशियल। तो ये हमारा जो पॉइंट आएगा बड़ा ही इंपॉर्टेंट आएगा, थोड़ा बड़ा भी है। तो ई से पॉइंट है एक्सप्लेनेशन। अब याद करो आप, क्या मैंने आपसे एक्सप्लेनेशन जिक्र करी थी? बिल्कुल करी थी। नेगोशिएबल में इलस्ट्रेशन शेयर करी थी? बिल्कुल करी थी। तो अब आप देखो ना क्यों करी, क्योंकि मुझे मालूम है कि मैंने मेरे बच्चों को इजी करवाना है, आसान पढ़ाना है, तो उनको वो चीज़ काम आ सके। तो याद करो मैंने कहा था एक्सप्लेनेशन के दो इम्पैक्ट होते हैं, टू इंक्लूड और एक्सक्लूड। तो नॉर्मली हम क्या लेते हैं, एक्सप्लेनेशन डिटेल है, सेक्शन का साइज बढ़ेगा, बढ़ना जरूरी नहीं, वो घट भी सकता है।
तो याद करो एक्सप्लेनेशन कहाँ पड़ी थी, सेक्शन 6 में चेक में, वो ट्रंकेटेड और ये इलेक्ट्रॉनिक चेक एक्सप्लेनेशन ही तो था, क्लियरिंग हाउस एसिमेट्रिक क्रिप्टो सिस्टम। और सेक्शन 13 में बेरर ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट, वो भी तो क्या था, एक्सप्लेनेशन तो थी। तो आइए देखते हैं। अगेन एक्सप्लेनेशन आपको सेक्शन के कहाँ मिलेगी, एंड में, तो इसे हम कहते हैं अपेंडेड, बोले तो अटैच्ड टू सेक्शन, और उसका मतलब है सेक्शन के नीचे। तो आसान भाषा में कहें, जनरली एट एंड ऑफ सेक्शन, सेक्शन के बिल्कुल नीचे जाके हमें ये मिलेगी एक्सप्लेनेशन। आप गलती क्या करते हैं लोग, गलती ये करते हैं जो मैंने पहले बता दी, नॉट नेसेसरी या नॉट नेसेसरली टू result in widening the scope of section। तो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि इलस्ट्रेशन से जो स्कोप है वो वाइडन होगा, एज आई सेड वो कम भी हो सकता है। तो हम कहेंगे बेसिकली एक्सप्लेनेशन के क्या है, हैज दो परिणाम, कॉन्सिक्वेंसेस कहें या इफेक्ट्स कहें, दो इफेक्ट होंगे, ए बी। सो ए टू इंक्लूड, बी टू एक्सक्लूड। तो दो चीजें हैं, टू इंक्लूड और एक्सक्लूड। व्हाट, कुछ भी, या तो वो किसी चीज को ऐड करा देगा या किसी चीज को क्या करवा देगा, एक्सक्लूड। तो लेट्स हैव द एग्जांपल्स व्हिच वी हैव ऑलरेडी डन। तो नेगोशिएबल एक्ट में सेक्शन 6, सेक्शन 13, ये दो मेन लिख लीजिए। तो 6 में था आपका चेक, और चेक में कितनी इलस्ट्रेशन हमने पढ़ी, ट्रंकेटेड चेक, इलेक्ट्रॉनिक चेक, क्लियरिंग प्रोसेस, क्लियरिंग हाउस कह लो, एंड एसिमेट्रिक क्रिप्टो सिस्टम। शॉर्ट में लिख रहा हूँ, वाई टू वेस्ट सो मच ऑफ टाइम। एंड 13 में नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में दो पढ़ी हमने, आपके ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट एंड बेरर इंस्ट्रूमेंट पे, एक्सप्लेनेशन नंबर 1 एंड 2। देन गाइस हम एक्सप्लेनेशन कंपनीज एक्ट में बहुत पढ़ेंगे और कुछ इंपॉर्टेंट भी है, तो आई हैव अ वर्ड, मतलब एग्जाम्पल के रूप में मैं हल्का सा लिख के छोड़ रहा हूँ। तो एक तो टाइप्स ऑफ कंपनीज में अभी मैंने जिक्र किया था कि सब सेक्शन 6 में हम पढ़ेंगे एसोसिएट कंपनी, उसमें है, और सब सेक्शन 87 सब्सिडरी कहो या सब्सिडरी कंपनी कहो, फाउंडेशन में आपने थोड़ा पढ़ा भी होगा, तो वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और एक आधा अगर मैं सेक्शन यहाँ आपको कोट कर दूं, तो 135 में, सेक्शन 135 आप पढ़ोगे CSR, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी से रिलेटेड इस सेक्शन में आप पढ़ोगे हर कंपनी को अपने प्रॉफिट्स का 2% पैसा समाज में खर्च करना पड़ता है। तो ये एक्सप्लेनेशन में हम लोग वहां पढ़ते हैं। तो हल्का सा लिख के छोड़ रहा हूँ, 2% ऑफ एवरेज इज द वर्ड नेट प्रॉफिट। तो जब बाद में कंपनीज एक्ट पढ़ाएंगे ये एग्जाम्पल आपको बड़े सेट लगेंगे, क्योंकि कंपनीज एक्ट आपके टिप्स पे होने वाला है एंड में। एंड 139 तो आप बच्चों के लिए है ही पूरे जीवन के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट, क्योंकि आपने क्या बनना है, ऑडिटर बनना है। तो 139 में बच्चों हम पढ़ेंगे ऑडिटर के अपॉइंटमेंट का प्रोसीजर, अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर। तो 139 में हमें एक एक्सप्लेनेशन नजर आती है, और जो कि उस चैप्टर में बच्चे यही गलती कर लेते हैं। तो ये सेक्शन में एक्सप्लेनेशन कहती है टू इंक्लूड, यही बताया था एक्सप्लेनेशन के दो इंपैक्ट, इंक्लूड या एक्सक्लूड। तो इंक्लूड है वहां पे, टू इंक्लूड रीअपॉइंटमेंट, मतलब जो अपॉइंटमेंट का प्रोसीजर है सेम प्रोसीजर ही किसका है, रीअपॉइंटमेंट का। क्योंकि वर्ड क्या लिख दिया, अपॉइंटमेंट टू इंक्लूड रीअपॉइंटमेंट। तो कोई रीअपॉइंटमेंट होगी तो समझ लो उसके लिए कोई अलग से प्रोसीजर नहीं। कई बार क्वेश्चन डाल देते हैं रीअपॉइंटमेंट का प्रोसीजर बताएं, बच्चे कह देते हैं मास्टर साहब ने तो अपॉइंटमेंट करवाया था, ये री का क्या होता है, कुछ नहीं भाई, सेम है। सो दैट्स व्हाई एक्सप्लेनेशंस आर सो हैंडी, सो हेल्पफुल। ये हमें इंटरप्रिटेशन करने में कितनी मदद कर सकती हैं। नाउ गाइस आई विल टॉक ऑफ अ केस। अब केस आप समझ गए होंगे कि अगर मैं कोई केस की बात करने जा रहा हूं यहाँ पे,
तो हमारे स्टडी मैट में दिया हुआ है तो हमें बात करनी होगी। तो ये एक केस लॉ है और ये केस था और ये अच्छा नहीं लगेगा आपको, पहले फ्रैंकली बोल रहा हूँ अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन मैं कोई चांस नहीं लेना चाहता तो इसलिए मुझे तो लिखवाना है। बिकॉज एक ही चीज़ मैं कहता हूँ भाई, एक नंबर का भी पेपर ऐसा नहीं आएगा जो नाम पढ़ाया गया हो। भगवान की दया रही है इतने सालों से कभी ऐसा नहीं हुआ, तो उसकी वजह यही है कि छोड़ना नहीं है हमें कुछ, तो अच्छा लगे ना लगे मुझे तो करवाना है। सो केस का नाम है सुंदर राम पिल्लई, सुंदर राम पिल्लई वर्सेस पति बी राम। तो ये थोड़ा याद भी हो जाता है कि इसका नाम इस तरह से, सुंदर राम वर्सेस पति भी कौन, राम जैसा आपको मिले तो अच्छी बात है। तो इस केस में क्या हुआ, एक जज साहब थे, तो उनका नाम लेंगे, बहुत ही रिस्पेक्टफुल जज रहे, बड़ी उन्होंने अच्छी जजमेंट्स दी हैं। तो ये जस्टिस फजल अली साहब थे। तो जस्टिस फजल अली साहब ने एक्सप्लेनेशन पे लेके काफ़ी कुछ कहा। तो उन्होंने कहा, जस्टिस फजल अली ने गैदर्ड, उन्होंने इकट्ठा किए और बताए, द फॉलोइंग ऑब्जेक्ट्स, किसके, ऑफ एक्सप्लेनेशन। तो मैं यहां सिंपल सी बात कह दूं ताकि आपको गुस्सा ना आए, वो ये है, एक्सप्लेनेशन के क्या ऑब्जेक्ट्स हो सकते हैं। एक जज साहब ने बताए, फजल अली साहब ने एक केस में सुंदर राम पिल्लई वर्सेस पति बी राम, तो राम राम वर्ड था दोनों तरफ, याद हो जाएगा। तो उन्होंने बताया, तो इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है, एक जज है, उनकी जजमेंट है, तो उन्होंने बताए तो मैं तो सामने लिखूंगा जो उन्होंने कहा। और हमें क्यों लिखना पड़ रहा है, क्योंकि हमारे स्टडी मैट में है। लेकिन हमारे बच्चों को क्या पसंद, क्या ये पसंद आएंगे, नॉट एट ऑल। तो आपको नहीं पसंद आएंगे क्योंकि आप कहोगे क्या बकवास, ये बिजनेस स्टडीज की तरह याद करना होगा। तो ये चीज़ है कि क्वेश्चन तो नहीं आए इस तरह से, लेकिन कल ये कोई क्वेश्चन ऐसा डाल दें कि भाई जस्टिस फजल अली साहब ने एक्सप्लेनेशन के क्या क्या ऑब्जेक्ट्स बताए थे, तो फोन ऑफ फ्रेंड तो सुविधा मिलेगी नहीं पेपर में आपको। तो जिसने याद किया होगा वो लिखाएगा, बिल्कुल रट्टा नहीं भी मारा होगा, लेकिन क्लास ढंग से लगाई होगी, नोट्स बनाए होंगे, थोड़ा पढ़ा होगा, तो कुछ तो लिखाएगा। तो 5 में से 4 नंबर नहीं आए तो 2 तो ले आएगा, और 5 में से 2 आ गए, 40% पेपर पास हो गया। बैक टू बैक तो ये होता है ना, वर्स तो पहले हमें देखना है। तो इसलिए पॉजिटिवली इसे लिखेगा, गुस्सा मत कीजिएगा, एंड आई नो इट यू आर नॉट गोइंग टू लाइक इट, क्योंकि मज़ेदार चीज़ है भी नहीं, बट समटाइम्स वी have to ignore certain things, right? तो मैं ये इंटरनल एड्स लिख रहा हूँ और मैं बता दूं मेरा पहला ही पेज चल रहा है, I'll show you बाद में। तो सबसे पहले ए ऑब्जेक्ट इन्होंने कहा कि एक्सप्लेनेशन के ऑब्जेक्ट्स में एक्सप्लेन द मीनिंग, एक्सप्लेन द मीनिंग एंड intendment of act itself। कहता है एक्सप्लेनेशन के ऑब्जेक्ट्स जब हम निकालते हैं तो सबसे पहले आप ये देखिए कि जो भी एक्ट है उसकी इंटेंशन क्या है। क्योंकि देखो हर आदमी जो काम करता है, जिस अंदाज में करता है, उसके पीछे उसकी एक इंटेंशन होती है। फॉर एग्जाम्पल मैं ऐसे पढ़ाता हूँ तो आई डोंट थिंक सो बाकी टीचर ऐसे पढ़ाते होंगे, एंड आई एम टीचिंग लाइक दिस फॉर मोर देन 20 years। तो उसके पीछे मेरी एक इंटेंशन है ना, जो मैंने स्टार्टिंग में आपको बड़ा क्लियरली बताया था कि मेरा इंटेंशन एक चीज़ है, वो है आपका एंड रिजल्ट। कि मैं पहले बड़ा इंटरेस्टिंग तस्वीरें दिखा के करवा दूँ, आपको अच्छा तो लगे, लेकिन एंड में आप रो ये मेरे साथ क्या हो गया। तो इसलिए कहता आप इंटेंशन समझ लो एक की, तो हर चीज़ को आप देखिए एट द एंड ऑफ द डे इंटरप्रिटेशन का मतलब भी क्या है, चीज़ों को रेड टुगेदर साथ में ले जाके उनका एक अच्छा पढ़ के एक अच्छा एनालिटिकल मीनिंग निकालना, तभी तो हमें हेल्प मिलेगी लॉ पढ़ने में। बी पार्ट इन्होंने कहा एम्बिग्विटी तो है, तो इन्होंने कहा क्लैरिफाई, तो जो जो चीज़ें क्लैरिफाई हो सकती हैं वो करें। कहता साथ में ध्यान रखें, ये वर्ड थोड़ा अजीब लगेगा लेकिन मैं लिख रहा हूं ताकि आपकी ग्रोथ भी हो। द वर्ड इज ऑब्स्क्रूटी। ये वर्ड नॉर्मली जीवन में हम नहीं इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इसी का आसान वर्ड आप ले सकते हैं वेगनेस।
जो कि अलग भी लिख दिया गया है। तो वेगनेस आप सारे जानते होंगे, मीनिंग वेग है, क्लियर नहीं है। तो ऑब्सक्रिटी का मतलब क्या हो गया, जो भी डिफिकल्टी है, नॉट क्लियर। एम्बिगुइटी है, तभी हम इंटरप्रिटेशन की हेल्प ले रहे हैं। तो कहता है क्लैरिफाई, ऑब्सक्रिटी देखो, वेगनेस देखो, हर चीज को आप क्या करें, देखें, इफ एनी जो भी हो, इन द मेन इनएक्टमेंट। तो जो भी आप अपना मेन लॉ सेक्शन पढ़ रहे हैं उसमें ये चीजें देखें, और देख के टू मेक इट कंसिस्टेंट, उसको जोड़ें हमारे पहले पॉइंट के साथ। तो पहला पॉइंट क्या था, इंटेंशन, टू मेक इट कंसिस्टेंट विद द ऑब्जेक्ट, क्योंकि जो भी लॉ है, हर लॉ का अपना एक क्या है, ऑब्जेक्ट है, तो उसके साथ जोड़ें आप। तो कंसिस्टेंट को यहां लिख सकते हैं, जोड़ें। दिस इज व्हाट ही सेड। मैं अपना यहां एक भी वर्ड नहीं लिख रहा हूं, सिंपल कॉपी पेस्ट उनके वर्ड लिख रहा हूं, क्योंकि मुझे याद तो करना एग्जाम के हिसाब से, और मैं आपको याद भी करवाऊंगा भाई। तो सी पार्ट में चलते हैं। कहता है एक्सप्लेनेशन क्या करती है, प्रोवाइड एन एडिशनल सपोर्ट। एक्सप्लेनेशन आपको एक एडिशनल सपोर्ट देती है। किसको देगी, ऑब्वियसली टू द ऑब्जेक्ट ऑफ द एक्ट, टू मेक इट मीनिंगफुल एंड पर्पसफुल। तो ऑब्वियसली एडिशनल सपोर्ट मिली तो मीनिंग भी सही निकलेगा, पर्पस भी अचीव होगा। तो पहले में तो सिंपल था, आप इंटेंशन देखो। दूसरे में था सब चीजें, डिफिकल्टी, क्लैरिटी, सब चीजों को क्या करो आप, मेन इनएक्टमेंट के साथ उसे अटैच करो, जोड़ो। चौथे हिस्से में इन्होंने कहा फिल अप द गैप। तो इंटरप्रिटेशन का मतलब ही क्या है, गैप्स है, तो उन्हीं को तो फिल करना है, इतना कुछ पढ़ के। फिल अप द गैप which is relevant for the purposes of explanation। तो एक्सप्लेनेशन से मदद ले रहे हैं, लेकिन गैप्स तो होंगे। और फिलअप का मतलब ही यहां पे क्या है, उसका मतलब ये है टू सप्रेस द मिसचीफ। लॉ पढ़ रहे हैं, उसमें कुछ मिसचीफ तो है, मिसचीफ मीन्स कुछ कमी तो है, आसान वर्ड आप कह सकते हैं, डिफेक्ट तो है। और सप्रेस का मतलब क्या होगा, उस डिफेक्ट को हम दबाएं, क्योंकि डिफेक्ट है तभी तो इंटरप्रिटेशन की प्रॉब्लम है। तो टू सप्रेस द मिसचीफ एंड एडवांस, और हम क्या दे सकें या किसको बढ़ा सकें, द रेमेडी। और रेमेडी का यहां मतलब क्या हुआ, डेट इज ऑब्जेक्ट ऑफ द एक्ट। जो एक्ट का ऑब्जेक्ट है उसको हम सही तरीके से उभार सकें, उस गैप्स को फिल करते हुए। एंड लास्ट में इन्होंने कहा, बस लास्ट पॉइंट है तो 5 पॉइंट पकड़ लीजिए, जितना मैं आसान कर सकता हूं लिखने की कोशिश कर रहा हूं। उन्होंने कहा एक्सप्लेनेशन कांट टेक अवे। एक्सप्लेनेशन आपकी हेल्प के लिए है, वो आपसे कुछ लेके नहीं जाएगा। कांट टेक अवे अ स्टैट्यूटरी राइट, मतलब अगर किसी व्यक्ति का किसी सेक्शन से कोई राइट निकल के आ रहा है तो कहते हैं एक चीज तो पक्का पकड़ लो, कोई सेक्शन आपको राइट दे रहा है तो एक्सप्लेनेशन से आपका राइट छीनने वाला नहीं है, बल्कि वो और अच्छे से मिल सके, यही रोल है एक्सप्लेनेशन का। तो ध्यान दीजिए, केस हुआ, कौन सा केस हुआ जी, सुंदर राम पिल्लई वर्सेस पति बी राम, जहां फजल अली साहब जो कि कौन थे, एक जस्टिस थे, उन्होंने क्या किया, उन्होंने कुछ गैदर किए ऑब्जेक्ट्स ऑफ एक्सप्लेनेशन। तो उन्होंने कहा एक्सप्लेनेशन को अगर हम देखें तो सबसे पहले जरूरी है मीनिंग एंड इंटेंशन एक्ट की निकालिए आप,
फिर जो चीज़ें क्लैरिफाई हो सकती हैं, जो डिफ़िकल्टी है, एम्बिग्विटी है, वर्ड इस्तेमाल की, ऑब्स्क्रिटी एंड वेगनेस एनी, तो कहता उसको आप मेन इनएक्टमेंट के साथ जोड़िए। तीसरा कहता एक्सप्लेनेशन क्या है, एक एडिशनल सपोर्ट प्रोवाइड करेगी ताकि पर्पस और मीनिंग निकाला जा सके। फोर्थ उन्होंने कहा फिल द गैप, जो भी गैप्स हैं, क्योंकि एक्सप्लेनेशन की हेल्प से उसे फिल कीजिए एंड उससे क्या होगा, सप्रेस, दबाइए मिसचिफ को एंड एडवांस द रेमेडी। लास्ट में कहता टेंशन ना लें, एक्सप्लेनेशन आपका कोई स्टैट्यूटरी राइट नहीं छीन सकती। अब सोचो इसको, हमने ऐसे लिख लिया, 5 पॉइंट बना लिए, तो कुछ पेपर में लिखाएंगे हाँ जी उसने कहा जी मीनिंग एंड इंटेंशन देखो एक्ट की, नंबर 2 में कहा जी जो भी चीज़ें क्लियर हैं या नहीं है उन सब चीज़ों को इकट्ठा करो, इनएक्टमेंट के साथ जोड़ो। आप हिंदी में याद कर लो ऐसे जैसे मैं वर्ड बोल रहा हूँ, और फिर इंग्लिश में लाइन बना के लिखाना, यू विल गेट द मार्क्स। तीसरा, इससे कि आपको एडिशनल सपोर्ट मिलेगा एक्सप्लेनेशन से ताकि मीनिंग एंड पर्पस निकल के आए। फोर्थ चीज़ ये है कि जो गैप्स हैं उसे फिल करें, सप्रेस द मिसचिफ, एडवांस द रेमेडी। पांचवा, आपसे आपका कोई स्टैट्यूटरी राइट छीना नहीं जाएगा। तो ये हो गया डाई। डाई में ये हो गया हमारा ई। नाउ गाइस, अब हम आगे बढ़ें, तो आगे बढ़ते हैं तो हमारी कोड की ये थी, सच्चा प्यार मेरा मर गया। क्या करें आप, पी पी क्या पिएंगे बाद में बताएंगे। तो अगले 2 पॉइंट किससे हैं, पी से हैं। तो एक पी आज हम करते हैं और एक पी बहुत बड़ा है, उसके लिए हमें नेक्स्ट क्लास में करना पड़ेगा। तो ये छोटे वाला जो पी है उसे हम कर लेते हैं, पंक्चुएशन। अब बच्चों याद करो, आप लोग तो इंटर में है, लेकिन फाउंडेशन में याद कीजिए लॉ वाला जो सब्जेक्ट था उसका नाम क्या था, उसका नाम था बिजनेस लॉज एंड बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंस। तो कॉरेस्पॉन्डेंस में कम्युनिकेशन थी, सिंपल इंग्लिश के चैप्टर थे, तो उसमें ही आप पढ़ के आते हुए, तो वही पॉइंट आ रहा है घूम फिर के, पंक्चुएशन। वही आपका फुल स्टॉप, आपका कॉमा, इनसे हमें लॉ पढ़ने में कैसे हेल्प मिलेगी, बिल्कुल मिलती है। तो ज़्यादा तो मुझे पंक्चुएशन की गहराई में जाना नहीं चाहिए, इंग्लिश वाली चीज़ है, बट फिर भी थोड़ा बहुत मैं आपको बताता हूँ। तो हम ये लिख रहे हैं एज सच, हाँ मोटा मोटा कहें तो बहुत बड़ी हेल्प हो तो मुझे भी नहीं लगता। एज सच shall not be referred, तो बिना मतलब में आप कॉमा फुल स्टॉप से मीनिंग निकालने बैठो, डज नॉट मेक अ गुड सेंस, बल्कि इग्नोर करना चाहिए। हाँ, इसको इज्जत तभी देनी चाहिए जब हमें लाइन पढ़ के कुछ समझ में ही नहीं आ रहा, फिर आप कॉमा और फुल स्टॉप से भी मदद मांगो। ये वैसे ही है कि हालात, डेस्परेट टाइम्स में क्या कहते हैं हम, डेस्परेट मेजर्स, कि हालात ही ऐसे हैं। तो अनलेस क्या है, एम्बिग्विटी। तो अगर मीनिंग क्लियर नहीं है तो ये लोग भी मदद कर सकते हैं, मैं बता दूं। तो सबसे पहले तो आप सारे जानते हैं फुल स्टॉप। तो फुल स्टॉप का तो मतलब ही क्या है, यहां बात क्या हो गई, खत्म हो गई, एक एंड हो गया। तो फुल स्टॉप क्या कहता है, ये बिल्कुल वैसे ही है, हम गाड़ी चला रहे हैं और सामने अब दीवार आ गई, फुल स्टॉप क्या मतलब, गाड़ी रोक लो। दैट मीन्स लॉ जब आप पढ़ रहे हैं, आपने एक लाइन पढ़ी, फुल स्टॉप आ गया, तो अब सेकंड लाइन है, तो उन दोनों को क्या रखें आप, इंडिपेंडेंट रखें, दे आर टू डिफरेंट थिंग्स। तो फुल स्टॉप हमें ये हेल्प करता है। देन एक तरह से फुल स्टॉप एक एंड है, एक कह लो एक पीरियड वाली बात हम कह देते हैं कि एक चीज खत्म दूसरी स्टार्ट। देन आ गया जी आपका कॉमा। तो आप सारे जानते हैं कॉमा किसके लिए है, ये बिल्कुल ऐसे गाड़ी चला रहे हैं, वो कह लीजिए कि आप स्लो स्पीड पे चलाएं तो सामने वो बीम सी बनी आ जाती है, राइट, कि स्पीड को कम करो। ऐसे ही लॉ में कॉमा क्या कहता है, तो नॉर्मल भाषा में तो ये कहेंगे कॉमा क्या है, ब्रेक फॉर ए सेकेंड, कि कॉमा ये कहता है जो आपने लाइन पढ़ ली, थोड़ा सा एक पॉज लो फिर आगे मूव करो। आप फ्लो में ही अगर लाइन को पढ़ जाओगे तो मीनिंग अच्छा नहीं निकल के आएगा। जो पहले 4 शब्द लिखे हैं पहले उन्हें पढ़ो, कॉमा मीन्स थोड़ा पॉज लो एंड देन मूव, फिर चीज़ों को जोड़ो आप,
एम्बिगुइटी दूर होगी उससे, वो कॉमा भी आपको हेल्प करेगा। एंड क्वेश्चन मार्क, तो क्वेश्चन मार्क तो सीधी सी बात है, वो तो एक तरह से आपसे ही क्या मांग रहा है, एक आंसर मांग रहा है, तो उस ढंग से लेके चलिए। एक्सक्लामेशन मार्क, तो एक्सप्लेनेशन मार्क जो इस तरह से होता है, जैसे एक उदाहरण दे दें, नॉर्मली एक्सप्लेनेशन मार्क क्या कहता है, एक्साइटमेंट शो करता है ये। जैसे मान लीजिए आपको किसी ने प्रपोज किया, आप भी प्यार करते हैं, तो आप क्या कहेंगे, यस, कॉमा तो लगाएंगे, यस हो क्या, अब कॉमा के बाद अंडरस्टूड है, एक पोज है, अब आगे बढ़ के एक चीज और आप बता रहे हैं, यस आई मैरी यू, और ये लगा दिया एक्सक्लामेशन मार्क, शोइंग सम एक्साइटमेंट। देन कॉलोन कह लीजिए, कॉलोन इस तरह से दो बिंदु, तो बेसिकली ये कोई लिस्ट वगैरह देनी हो, यूज्ड फॉर अ लिस्ट, तो हम लगा देते हैं कॉलोन। देन सेमी कॉलोन, तो जो सेमी कॉलोन है वो फुल स्टॉप और कॉमा दोनों इकट्ठे आगे, यूं कह लीजिए। तो सेमी कॉलोन क्या करता है, सेपरेट्स दो चीज़ों को अलग करता है। किसको अलग करेगा, सेपरेट्स टू इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट मीन्स अलग अलग सेंटेंसेस या क्लॉजेस कह लें, इन अ कंपाउंड सेंटेंस, ये आपने चैप्टर पढ़ा था फाउंडेशन में, तो एक कंपाउंड सेंटेंस है, तो उसमें दो क्लोजेस को वो अलग करता है। तो कंपाउंड, जिसमें एक एग्जांपल दे दूं यहाँ पे, चलिए एक एग्जांपल देते हैं जिसमें सब कुछ कवर कर देते हैं जो जो लिखा हमने ऊपर। तो एग्जांपल इस तरह से ले लीजिए, व्हेन I'll finish work, when I'll finish work, ये लगा दिया जी कॉमा, थोड़ा सा पॉज, अब आगे एक नई चीज आएगी, I'll be glad या हैप्पी कह लीजिए, टू हेल्प यू, मैं काम जब खत्म कर लूंगा तो आपकी मदद करूंगा, फिर लगा दिया हमने कॉमा। लेकिन कॉमे के ऊपर यहां ध्यान दीजिए, ये लगा दिया मैंने फुल स्टॉप, तो ये क्या बन गया, सेमी कॉलन। और सेमी कॉलन का क्या काम था, लिख दिया कि एक कंपाउंड सेंटेंस, एक लंबा सेंटेंस जा रहा है, लेकिन उसमें दो अलग अलग चीजों को वो क्या काम करता है, अलग करता है। I'll be glad to help you and this is a promise I'll keep, और ये मेरी तरफ से वादा है कि मैं निभाऊंगा, फुल स्टॉप, तो बात खत्म हो गई। तो आपने सेमी कॉलन यहां जाके इस्तेमाल किया, जो कि क्या कर रहा है, एक लंबे सेंटेंस में, कंपाउंड सेंटेंस में दो क्लोजेस को अलग अलग करने का काम कर रहा है। इसी तरह से और चीजें आप कहें, मैं ज्यादा उसमें नहीं जाऊंगा, जैसे आप इन्वर्टेड कॉमा कह लें, तो इन्वर्टेड कॉमा आपको पता ही है, राइट। तो बेसिकली इन्वर्टेड कॉमा किसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं, टू मार्क अ कोटेशन। अगर किसी आदमी ने कुछ शब्द कहे हैं, उसकी कोटेशन को हम इन्वर्टेड कॉमा में डाल देते हैं कि भाई ये इसकी स्पीच थी। ऐसे ही अपॉस्ट्रोफे, ठीक है, उसमें सिंगल आ गए। तो इस तरह से ये सारी पंक्चुएशन आपने की हुई है, तो ज़्यादा मैं इसमें नहीं जाऊंगा, लेकिन मोटी मोटी लॉ में बात ये है, इनसे कोई बहुत बड़ी हेल्प नहीं मिलने वाली, लेकिन अगर फंस जाओ तो हेल्प ले लो।